नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाओं के बारे में परंपरागत परिभाषाएं और कंटेम्प्रेरी परिभाषाएं, जिसमें कि एंडी पामर, एस्टेम्बले हॉफमैन, क्विंसी राइट आदि की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी, जिससे हमें यह समझ में आया था कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पहले जिसका स्वरूप सिर्फ राज्यों तक सीमित था या सिर्फ संघर्ष तक सीमित था, आज उसका स्वरूप बदल गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन जो परिभाषाएं थी उनके बारे में कि भाई उन परिभाषाओं के आधार पर स्वरूप का कैसे अध्ययन किया जाए या स्वरूप क्या बताती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे एक बात मुख्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसकी जो बदलाव की प्रक्रिया है वो अभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक समाज विज्ञान का एक ऐसा विषय है जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें राज्यों का स्वरूप भी लगातार बदलता रहता है, राष्ट्रों के जो आपसी संबंध है वह भी लगातार बदलते रहते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है वो बहुत जटिल है और इसका हम एक सामान्य रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यूं तो अध्ययन का मुख्य बिंदु राज्य है, परंतु इसके अलावा राज्यों के अलावा विभिन्न बहुत सारे जो संगठन हैं, समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करना भी अनिवार्य हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों एवं जो उसके डायमेंशंस हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक हो गया है और इसका जो अध्ययन है वो धीरे धीरे हम डिसिप्लिन तरीके से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करके ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में लगातार बदलाव आया है, राजनीति लगातार बदल रही है, क्योंकि इसके अध्ययन और सामान्यीकरण हेतु नए उपागमों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां यथार्थवाद, व्यवस्थावादी, क्रीड़ा, सौदेबाजी और डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस के निर्णयपरक उपागमों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात यह है कि विश्व अब उत्तर शीत युद्ध युग में उत्तर आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था, क्रिटिकल सिद्धांत आदि की भी उत्पत्ति हुई है। और इसमें क्या है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो विश्व था वो शीत युद्ध में कन्वर्ट हो गया। शीत युद्ध के बाद में क्या हुआ कि वैश्वीकरण के साथ साथ बहुत सारे नए उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जुड़ गए हैं और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वो लगातार परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। और हम सभी जानते हैं कि इसका जो परिवर्तनशील जो सिनेरियो है या प्रारूप है वो इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो घटक हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, उनमें भी लगातार परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन के आने से उसके जो टाइप्स ऑफ मोड्स हैं वो भी लगातार चेंज दिखाई देने लगेगी। और ये परिवर्तन स्थायी ना होकर के कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, निरंतर होता है। विभिन्न कारक, स्तरों, आयामों आदि के कारण ये बहुत जटिल होता दिखाई दे रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो स्वरूप का अध्ययन करने हेतु हमें बहुत एक अपने क्लैरिफाई दृष्टिकोण की, व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। तो ये एक सामान्य सी बात हमने स्वरूप के बारे में करी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप क्या है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में हम किस किस को शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका विषय क्षेत्र काफी व्यापक होता जा रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में जो बदलाव हो रहा है वो पहले जो बदलाव था वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, राज्य था। लेकिन अब क्या है, इन राज्यों के मध्य जो अंतर क्रियाएं चल रही हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु हो गई हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी राज्य जो होता है वो अपने राष्ट्रीय हितों के पूर्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रह करके कार्य करता है। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए, जैसे कि आप मान के चलिए हम समाज में रहते हैं, कोई व्यक्ति अकेला सभी कार्यों को नहीं कर पाता है। उसको चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, उसमें हर जगह उसको दूसरे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से अपने राज्य के हितों को संवर्धन करने के लिए हर राज्य को दूसरे राज्य से संबंध बनाने पड़ते हैं। और ये जो संबंध होते हैं, ये जो संबंध है वो संघर्षात्मक भी हो सकते हैं और सहयोगात्मक भी हो सकते हैं। और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यही एक विषय क्षेत्र है कि राज्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया करना ही एक उसका विषय क्षेत्र माना जा सकता है। एक बिंदु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में जुड़ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक आता है शक्ति का अध्ययन करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि जो कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मेन एम था वो क्या था? शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र था। जैसे शक्ति, मैंने आपको डेफिनेशन में भी चर्चा करी थी। मॉर्गेनको ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इस निष्कर्ष को अति महत्वपूर्ण माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच शक्ति हेतु संघर्ष है और वे शक्ति को एक ही मात्र कारण मानते हैं जिस पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा राज्यों के संबंधों की नींव टिकी हुई है। परंतु वास्तव में ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर युग में, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके बाद का जो एरा है, पोस्ट कोल्ड वॉर वाला जो एरा है, युग है, उसमें शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। और हम इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है वो राज्यों के आपसी संबंध हैं, उसके साथ साथ शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो संबंध है वह भी इम्पोर्टेंट है। न कि केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संघर्ष है, इसके अलावा भी उसके साथ बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तीसरा जो इसमें हम चर्चा करेंगे वो है इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जो तीसरा फैक्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी राष्ट्र अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, वो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है, वो एक ग्रुप फॉर्मेशन करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि चलो हमारे सबके विचार एक जैसे हैं तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप एक तरह से कॉमनली कार्य करता है। ठीक इसी तरह से राष्ट्रों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इन संगठनों के माध्यम से राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सैनिक संबंधी क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग प्रस्तुत किए जाते हैं, आपस में उनके रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, WTO है, सीटो है, यूरोपीय संघ है, वार्सा पैक्ट है, दक्षेस है, आसियान है, यूनेस्को है,
ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में संबंध बनाने जरूरी हैं। तो यही वह संबंध है जो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। इन संगठनों के माध्यम से सेम विचारधारा के लोग जैसे एक होते हैं, उसी तरह से सेम विचारधारा के राष्ट्र एक हो जाते हैं और वह एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस संगठन के माध्यम से अपने जो है हितों का संवर्धन करते हैं, हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग और न ही पूर्ण रूप से संघर्षों पर आधारित होती है। यह आपस में कभी मतभेद भी हो जाता है और कभी सहमति भी हो जाती है। इन दोनों की उपस्थिति से ही युद्ध और शांति दोनों की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखने को मिलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अब क्या है कि युद्ध की जो विभीषणता है या युद्ध की जो भयानकता है वो पहले से कम हुई है, क्योंकि अब जो युद्ध है वो शस्त्रों से न लड़ा जाकर विचारधाराओं का युद्ध हो गया है और युद्धों को रोकने हेतु यूएनओ द्वारा लगातार शांति प्रयास भी किए जाते हैं। इसलिए इन युद्ध और शांति के पहलुओं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख भाग बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों का संवर्धन और अभिव्यक्ति करती है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से दूसरे राज्यों के साथ में अपने संबंधों को हम इसमें देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों के साथ उनके युद्ध के संबंध हैं, शांति के संबंध हैं, सहयोग के कैसे संबंध हैं। तो ये सब जो विदेश नीतियों का अध्ययन और उनका आकलन करना भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रों के मध्य अगर एक संगठित सुचारू रूप से नियमावली होनी बहुत आवश्यक है, जिसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कानून की आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या है कि ये कानून क्यों आवश्यक होते हैं, ताकि एक दूसरे राष्ट्र दूसरे के पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप न करें, हथियारों की होड़ रोकी जाए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करने, भूमि, समुद्र व आंतरिक स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। भूमंडलीकरण के युग में आज जो है वो संयुक्त राष्ट्र की जो राजनीतिक इकाइयां हैं, चाहे वो WTO हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अब क्या है कि राजनीतिक जो लड़ाई के स्थान पर क्या हो गया, पॉलिटिकल की जगह इकोनॉमिक संघर्ष ज्यादा हो गया है, जिसके कारण नॉर्थ साउथ डायलॉग है, साउथ साउथ डायलॉग है, बाह्य पूंजी निवेश है, संयुक्त उद्यम है, आर्थिक सहायता आदि विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन आर्थिक संस्थाओं, संगठनों व कारकों का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। दूसरा है, लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस स्वरूप से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के अलावा गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसमें जो संस्थाएं और संगठन का लगातार विकास होता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है राजनीति के अलावा गैर राजनीतिक जो विषय हैं, जैसे पर्यावरण है, मानव अधिकार है, नारीवाद है, ओजोन परत क्षीण होना है, मादक द्रव्यों की तस्करी है, गैर कानूनी व्यापार है, शरणार्थियों व विस्थापितों की समस्याएं हैं, ये भी सब महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जहां हम एनजीओ को अपने देश में ये सोचते हैं कि आजकल एनजीओ की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, ठीक इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एनजीओ की जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में मात्र ट्रेडिशनल विषय न होकर के समसामयिक विषयों को भी शामिल कर लिया गया है। इसलिए इन सभी समस्याओं, संगठनों, पहलुओं का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है और इसका जो विषय क्षेत्र है वो व्यापक और जटिल होने के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में चर्चा करी और क्षेत्र के बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।